हेलो एवरीवन। आज हम ओशनोग्राफी के जो कोरल्स के बारे में जब डिस्कशन कर रहे हैं उसके सीरीज़ के लेक्चर के पार्ट 2 में हम पहुंच चुके हैं, जहां पे कि आज हम जानेंगे कि कोरल्स एज सच कितने टाइप्स के हो सकते हैं एंड वो कौन कौन से प्रकार हैं, उनका निर्माण किस प्रकार से होता है, इन चीज़ों के बारे में मुख्यतः चर्चा करेंगे। सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनुराज शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, एलन मिथिला यूनिवर्सिटी। तो हमने इससे पहली वाली वीडियो जो पार्ट 1 था उसमें ये जाना कि कोरल्स कितने, कैसे कोरल्स क्या होते हैं, कोरल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, उनके फॉर्मेशन की क्या कंडीशंस हैं, वो कौन सी ज़रूरी शर्तें हैं, आवश्यक परिस्थितियां हैं जिसके अंदर में कोरल्स का निर्माण होता है। और अब हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कोरल्स के मुख्यतः क्या क्या प्रकार हैं। तो अगर देखा जाए तो कोरल्स को अगर उनके नेचर, उनकी प्रकृति कैसी है, किस स्थान पे पाए जा रहे हैं और किस रूप से उनका निर्माण होता है, अगर ये सब तथ्यों को ध्यान में रखा जाए तो कोरल्स को मुख्यतः हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज एक फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और थर्ड एक और कैटेगरी है जिसको कहते हैं अटॉल। तो जानेंगे कि ये अलग अलग कौन कौन सी प्रकार की रीफ्स कैसी हैं एंड इनमें क्या भिन्नताएं आ जाती हैं। तो टेकिंग अप विद द फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड फ्रिंजिंग रीफ। तो फ्रिंजिंग रीफ हमारी वो प्रवाल भित्तियां हैं, वो कोरल्स का वो पार्ट है जो कि किसी भी एक आइलैंड या किसी एक कोस्ट या किसी लैंड एरिया के तट के साथ में ग्रो करता है। अगर आप इमेज नंबर 1 देख पा रहे हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये एक कोस्ट का एरिया है, ठीक है, यहाँ पे तट है, तट के साथ साथ में ही हमें कोरल रीफ यहाँ पे ग्रो करते आएंगे। फ्रिंज का अक्सर आम शाब्दिक अगर अर्थ निकाला जाए या कॉमन लैंग्वेज में से मतलब समझने का प्रयास करेंगे तो फ्रिंज का मतलब होता है किसी भी सतह का जो बाहरी किनारा होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्रिंज। तो ये वो रीफ है जो कि एक लैंड एरिया या किसी एक द्वीप टापू के साथ साथ में ग्रो करते हैं। जहाँ टापू खत्म हो रहा है, आपका ओशन शुरू हो रहा है, ये वहाँ पे टापू से सतह पे हमें वहाँ पे पाए जाते हैं। खास बात क्या चीज़ है कि ये जो फ्रिंजिंग रीफ है, जहाँ कहीं पे नदियों का जो डेल्टा का निर्माण कर रही है, जहाँ नदियाँ, दैट मीन्स लैंड एरिया से निकलकर जब नदी बहते हुए बहुत सारा सेडिमेंट जो इरोजन के द्वारा लेके आ रही है और वो ओशन में डिलीवर करती है, डिपॉजिट करती है, अपर्दन के द्वारा लाया गया सारा का सारा मटेरियल, तो वैसे क्षेत्रों में इस कोरल रीफ का निर्माण नहीं होता है। अमूमन ये वहाँ होता है जहाँ पे हमारा और बिग रिवर्स, बड़ी बड़ी नदियाँ जैसे कि गंगा, अमेजोन जैसी नदियाँ वो वहाँ पे ना फ्लो करके आ पा रही हो, पानी के अंदर में टर्बिडिटी या कह सकते हैं कि गंदगी कही जाए, मटमैलापन वो ना होता हो। तो वैसे क्षेत्रों के अंदर में पानी जहाँ पे सेडिमेंट क्लियर वाटर है, जैसा कि ये देख पा रहे हैं सेडिमेंट फ्री क्लियर वाटर है, यहाँ पे हमें फ्रिंजिंग रीफ देखने को मिलेगी। अगर नीचे वाले डायग्राम को देखेंगे तो ये भी समझ में आता है कि ये इस प्रकार की रीफ है जिसमें कि समुद्र की तरफ में ये वाला भाग जो है थोड़ा सा ये उभरा हुआ प्रतीत होता है। एक इसका बहुत सिंपल सा रीज़न ये है कि अगर ये तट था, इसके बगल में यहाँ पे मिलता है हमें कोरल रीफ्स मिल रहा है, ये सारा का सारा जोन है जहाँ पे कि कोरल्स के हमें छोटे छोटे टुकड़े मिल सकते हैं, ठीक है, उसके बाद फ्रैगमेंट्स, और यहाँ पे मरीन एक्शन, हमारा महासागर की जितनी भी क्रियाएँ हैं जो यहाँ पे एक्शन में रहती हैं, ठीक है, इस जोन को कहा जाता है रीफ फ्लैट जोन। इस जोन के अंदर में ही हमें कोरल्स के बहुत छोटे छोटे टुकड़े भी मिलेंगे और इस जोन में ही हम पाते हैं कि ये वाला भाग जो है समुद्र की तरफ में बढ़ने वाला भाग ये थोड़ा उभरा हुआ प्रतीत होता है। एक सिंपल सा कारण ये है बिकॉज मरीन एक्शन कोस्ट के पास में आके जैसे कि पानी की गहराई कम होती है, यहाँ पे एक्शन स्ट्रांग हो जाता है और गहरे पानी की तरफ में बढ़ेंगे तो यहाँ पे मरीन एक्शन कंपैरेटिवली थोड़ा लेसर स्ट्रांग रहता है। यही वजह है कि मूंगे की, ठीक है, या प्रवाल भित्तियाँ या कोरल रीफ कहा जाए, उनकी ग्रोथ थोड़ी समुद्र के अंदर की तरफ में यहाँ थोड़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो कोरल रीफ के बारे में अगर ये देखा जाए तो कुछ इसको ऐसा भी समझ सकते हैं जैसा कि इस इमेजेस में भी दिखाया जा रहा है। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स कोट करना चाह रहा हूँ, पहला वाला जो कि सोसाइटी आइलैंड है, नीचे वाला भारत के अंदर में रामेश्वरम वहाँ पे स्थित है।
तो अगर आप इस रीफ को देखा जाए तो ये आइलैंड है जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, और इसके चारों तरफ में हल्के नीले रंग के अंदर में दिखने वाला ये जो कैल्शियम कार्बोनेट्स के डिपॉजिट्स हैं या डोलोमाइट है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स बन रहे हैं, ये हमारी प्रवाल भित्तियाँ हैं। ये अगर किसी भी टापू के अगल बगल में ऐसे चिपके हुए हमें नज़र आए या जुड़े हुए नज़र आए तो ये हमारे कहलाते हैं फ्रिंजिंग रीफ। और ये इतने सरल होते हैं या इतना सिंपल होता है। अगर इस केस में भी देखें तो यहाँ पे आपको ये चारों तरफ में इस प्रकार से जुड़ा हुआ हमें एक प्रवाल भित्तियाँ देखने को मिलती हैं। अच्छी बात क्या चीज़ है कि इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होती। अगर आप समुद्र की तरफ से आ रहे हैं, नौका लेके आ रहे हैं, तो आसानी से आप इनको क्रॉस करके आइलैंड में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ये जो रिंग सब जैसा दिख रहा है हमें चारों तरफ में आइलैंड के बगल में, इसको बिल्कुल इसने घेर लिया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये कॉम्पैक्ट होता है कि पानी का आदान प्रदान इस क्षेत्र के अंदर में नहीं हो पाता, नहीं, वैसा नहीं है। ये कोरल्स कई जगह पे टूटे हुए में भी दिखेंगे, जहाँ पे चैनल्स हमें ओपन दिखता है, समुद्र का खारा पानी इसके अंदर में फ्लो करते हुए, और इसमें अंदर में जो हमें लगून का निर्माण हो गया। लगून का मतलब हो जाता है एक ऐसी झील जो इसका पानी मीठा है। मीठे का तात्पर्य है कि ये खारे समुद्र के खारे पानी के तुलना में ये मीठा है। तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पे कि समुद्र का पानी इस चैनल्स के माध्यम से लगून में एंटर करता है। लगून का पानी भी बाहर की तरफ में हमें इस प्रकार से दैट इज पानी की मूवमेंट देखने को मिलती है। तो हमारा जो फ्रिंजिंग रीफ है दैट इज इट ओपन्स। समटाइम्स ऐसा होता है कभी कभी कि ये बैरियर जैसा का निर्माण कर देता है, कई बार ये बिल्कुल खुले समुद्र में पानी यहाँ पे फ्लो करता दिखता है। इसके बेस्ट एग्जांपल्स की बात की जाए तो फ्लोरिडा के कोस्ट में सोसाइटी आइलैंड्स, न्यू हेब्रिड्स का रीजन, और भारत का जो रामेश्वरम का क्षेत्र है गल्फ ऑफ मन्नार के पास में, उसके बगल में भी हमें यहाँ पे बहुत सारे मूंगे या प्रवाल भित्तियाँ देखने को मिलती हैं। मूविंग टू नेक्स्ट, हमारी सेकंड कैटेगरी आती है जिसको कहा जाता है बैरियर रीफ। बैरियर रीफ इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड कह सकते हैं लार्जेस्ट या सबसे एक्सटेंसिव हमारा बैरियर रीफ है। दैट मीन्स एक्सटेंसिव मतलब कि ये बहुत बड़े क्षेत्र तक विस्तृत हमें नज़र आता है। खास बात क्या चीज़ है कि ये जो हमारा कोरल्स रीफ है हमारे, ये प्रवाल भित्तियाँ, ये समुद्र से कुछ दूरी पर या तट से कुछ दूरी पर हमें पाई जाती हैं। दैट मीन्स ये एक बिल्कुल नीचे भाग से ग्रो करना शुरू करता है और सतह के ऊपर में इस प्रकार से हमें प्रतीत होता है। और कई बार क्या होता है कि ये एक बिल्कुल पट्टी के समान में इस प्रकार से बहुत लंबे क्षेत्र तक ये हमें विस्तृत रूप में नज़र आता है। दैट मीन्स ये कोरल रीफ की वो वैरायटी है बैरियर रीफ की जिसमें कि ये तट के साथ जुड़ा हुआ नहीं या टापू के साथ में जुड़ा हुआ ना हो के उससे कुछ दूरी पे ये ग्रो करता है। ग्रो कहाँ से करेगा? आपके समुद्र का जो तल है वहाँ से भी ये धीरे धीरे ग्रो करना पड़ता है काफ़ी गहराई से, और आपकी कोस्ट से तट से कुछ क्षेत्र की दूरी पर हमें ये सतह के ऊपर में उभरा हुआ नज़र आता है। यही वजह है कि जब कभी भी हम बैरियर रीफ को देखते हैं, जैसा कि अगर आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये हमारा न्यूजीलैंड का क्षेत्र है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी भाग जहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ देख रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा प्रतीत होगा। पहले भाग में क्या था कि ये वाला फ्रिंजिंग रीफ केस में ये कोरल्स जो थे आपको ये हमें तट के साथ में लगे हुए दिखते थे, और अभी क्या है ये हमें थोड़ी सी दूरी पे नज़र आते हैं, और इस वजह से इनके जो बीच का वाला भाग है यहाँ पे एक लगून डेवलप कर जाता है, और क्या ये मीठे पानी की झील जैसा जो प्रतीत होता है हमें। और ये जो बैरियर रीफ को देखा जाए तो काफ़ी मोटा है, काफ़ी थिक नज़र आएगी। अगर आप समुद्र के महासागर की तरफ से, जैसे यहाँ प्रशांत महासागर की तरफ से अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो इसको क्रॉस करके ऑस्ट्रेलिया में एंटर करना काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज ये एक ऐसी रीफ है जो कि एक दीवार के रूप में या दीवार की आकृति में प्रतीत होती है, और इस वजह से ही इसका नाम जो है वो बैरियर रीफ कहा गया। बैरियर का मतलब ही हिंदी में अर्थ होता है अवरोध, दैट इज ऑब्स्ट्रक्शन, जो आपको रास्ते में रुकावट प्रोड्यूस करे। तो अगर ये बैरियर जो रीफ है ये कोरल्स की एक ऐसा टाइप है जिसमें कि अगर आप महासागर से अगर आप एंटर करना चाह रहे हैं लैंड एरिया में तो आप एंटर नहीं कर पाएंगे, रास्ते में आपको ये अवरोध पैदा करता है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, और इसमें बीच में काफ़ी आपको लगून देखने को मिलते हैं। एंड देन वी मूव टू द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, जिसको कहा जाता है अटॉल। अटॉल के बारे में अगर आप इस इमेज को देखें, राइट साइड में टॉप में दिख रहा है, तो ये एक ऐसा कोरल रीफ है जो कि हमें घोड़े की नाल जैसा दिखता है, ठीक है, या इसको आप छल्ले की आकृति
जैसा भी कह सकते हैं। हालांकि ये जो छल्ले की आकृति जैसा है, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये भी कॉम्पैक्ट है, पूरा इसमें सारा का सारा कवर्ड है, बाहर का पानी अंदर नहीं आ सकता, अंदर का पानी बाहर जा सकता, ऐसा नहीं है। कई बार इस कोरल रीफ के अंदर में, चूंकि ये चूने की चट्टान से निर्मित है, कई जगह पे चैनल्स ब्रेक कर जाते हैं और समुद्र का खारा पानी अंदर के अंदर बने झील या लगून के अंदर में एंटर करता है, ठीक है। एंड इसको अक्सर देखा जाए तो कई बार होता है कि ये जो हमारा एटॉल का सरफेस है, इसके ऊपर बहुत सारे पाम ट्रीज, बहुत सारा कोकोनट ट्री है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। पाम वही है जिससे कि हम खजूर जैसा जो खजूर है वो निकालते हैं, खजूरी गुड़ बनाते हैं, एंड कोकोनट्स आपको यहाँ पे देखने को इस प्रकार से मिलेंगे। तो अगर फॉर्मेशन का प्रोसेस देखेंगे तो वो भी बहुत सिंपल है। अमूमन ये जब भी दिखेगा आपको अटॉल, तो अटॉल को ग्रो करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ एक लैंड सरफेस या ज़मीन से जुड़ी हुई कोई स्थलाकृतियाँ चाहिए। तो ये कहाँ से ग्रो करेगा? तो मान लिया जाए कि ये अगर ओशन का सरफेस है तो नीचे में एक आइलैंड है जो डूबा पड़ा है। अब यहाँ से इसके बगल में यहाँ पे कोरल्स ने धीरे धीरे चिपकना शुरू किया और ग्रो करते 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 ये आउटवर्ड ग्रोथ होती, जो हमने कहा था, ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू हुए और इसी दिशा से भी धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू हुए। और ये क्या करते, एक छल्ले का निर्माण करते दिखेंगे और बीच में आपको एक, चूंकि ये बाहर के समुद्र से कट ऑफ कर देता है, तो यहाँ पे हमें एक झील का निर्माण होता दिखता है जिसे हम लगून कहते हैं। और यहीं से हमारे एटॉल के 3 प्रकार जो है वो हमें दैट इज डेवलप होते दिखते हैं। तो वो 3 प्रकार कौन से हैं? पहला भाग वो है जिसमें कि जिसको कहा जाता है ट्रू एटॉल्स। एटॉल से तात्पर्य होगा कि ये वो कोरल रीफ्स, ठीक है, ट्रू एटॉल, जिसके अंदर में एक आपको लगून तो दिखेगा पर इसके अंदर में कोई भी आइलैंड नहीं है। जैसे कि आप इस वाले भाग को देख पा रहे हैं, इसके अंदर में आपको कोई भी आइलैंड आपको प्रतीत नहीं होता दिखता है। तो ये कहलाएगा जी वाले में कि इसके अंदर में दैट इज दिस इज ए ट्रू एटॉल। फिर हमारे पास में एटॉल की एक वो प्रकार आ जाती है जिसके अंदर केंद्र में हमें आइलैंड नजर आता है। जैसे कि पार्ट बी के अंदर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक हमारा कोरल्स का निर्माण हो गया है जो कि छल्ले की आकृति का घोड़े के नाल जैसा दिख रहा है, ओके। एंड आपको सेंटर में यहाँ पे हमें एक आइलैंड, केंद्र में एक द्वीप या हमें टापू नजर आता है। और थर्ड हमारी कैटेगरी वो आ जाती है जिसके अंदर में एटॉल्स जो है हमारे, ठीक है, या कोरल आइलैंड के रूप में सिर्फ वो बन के रह जाता है। दैट मीन्स वो जो है उसका जो आपका आकार है वो बहुत ही छोटा जैसा दिखेगा। जैसे कि ये यहाँ पे है सेंटर के अंदर में कोरल्स का डिपोजिशन कुछ इस प्रकार से हो गया कि उसने एक आइलैंड का ही रूप ले लिया, वो इतना बड़ा डेवलप हो जाता है। और अगर एटॉल्स की बात की जाए तो एटॉल्स किसी भी महासागर की तुलना में सबसे अत्यधिक जो है वो पैसिफिक प्रशांत महासागर के अंदर में पाए जाते हैं। इनकी आकृति अगर आप देख पा रहे हैं तो वो हमें घोड़े के नाल जैसा या रिंग जैसा इस प्रकार से दिखेगा। ये वाला भाग कहा जाएगा मेजर एक्सिस, क्योंकि ये 2 छोरों को जोड़ रहा है, इसको कहा जाता है माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस की जो दिशा होगी वो समुद्र से चलने वाली जितनी पवन है, ठीक है, मरीन वेव्स हैं, उनके अकॉर्डिंग से ये हमारा, या विंड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग से इनकी ग्रोथ उस दिशा में होती है। अगर पवन ऊपर से नीचे की तरफ में चल रही है तो हमारा ये इस दिशा में अटॉल लंबा होता दिखेगा। तो इसके 2-3 बेस्ट एग्जांपल्स हैं जिसे हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फर्स्ट दैट इज कॉल्ड फिजी अटॉल। फिजी अटॉल है, आप देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल बगल में क्या है, एक छल्ले की आकृति का घोड़े के नाल जैसा एक कोरल्स डेवलप कर गया है। बीच में हमें आपको पानी की एक झील भी नज़र आ रही है, दैट इज़ लगून भी है, और इसके सेंटर में एक आइलैंड भी है, ठीक है। तो ये हमारा एक एटॉल की कैटेगरी, इसे ट्रू एटॉल तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि इसके केंद्र में आइलैंड है। वैसे ही फूनाफाटी एटॉल है, ये भी प्रशांत महासागर में मिलता है, फूनाफाटी आइलैंड्स भी है हमारे वहाँ पे, और इसके बगल में हमारे कोरल्स का निर्माण किया है। इसके केंद्र में भी हमें आइलैंड देखने को मिल रहा है और यहाँ पे हमें लगून नज़र आ रहा है, दैट इज़ नीचे पानी की जो झील है वो अंदर नज़र आ रही है। एक हमारे पास में एटॉल भारत में लक्षद्वीप में मिनिकॉय आइलैंड है, वहाँ पे भी हमें पाया जाता है। और इसको अगर आप देख पा रहे हैं, इन उजले चीज़ों को देख रहे हैं तो ये तो हमारे क्लाउड्स है, और ये वाला भाग आप देख पा रहे हैं तो ये हमारे सारा का सारा प्रवाल भित्तियाँ हैं, मूंगे की चट्टानें हैं, कोरल्स हैं, कोरल रीफ्स हैं, और सेंटर में बाहरी भाग समुद्र का है, और केंद्र में हमें यहाँ पे एक
दैट इज लगून डेवलप होता दिख रहा है। तो आज हमने जाना दैट इज कि कोरल्स के मुख्यतः 3 प्रकार हैं, दैट इज फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड एटॉल्स। एंड इसको एग्जाम्पल के साथ में हमने समझा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि कैसे जो अलग अलग थ्योरीज दी गई है कि कैसे इस कोरल्स का फॉर्मेशन होता है। तो तब तक के लिए थैंक यू। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और चीज़ों के ऊपर में भी वीडियो बनाने चाहिए या कुछ और नया कंटेंट ऐड करना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, मनुराज शर्मा।